राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नींव डाली गई। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि आंतरिक सुरक्षा के मसले पर हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं। हम मौजूद हैं गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में। तो आइए नए भारत की युवा आवाज़ के साथ शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट। न्यू इंडिया डिबेट में आज बात देश की आंतरिक सुरक्षा की। आंतरिक सुरक्षा से आशय हमारे देश की भीतरी सुरक्षा से है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को लगभग 4 अलग अलग प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। पहला आंतरिक, दूसरा बाह्य, तीसरा आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाह्य और चौथा बाहरी रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक। आज़ाद भारत में विज्ञान और तकनीक के बदलती और विकसित होती प्रणालियों ने हमारी आंतरिक सुरक्षा को जटिल और संवेदनशील बना दिया है। और हमें यह भी समझना होगा कि आंतरिक सुरक्षा आज हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब पारंपरिक युद्ध के बजाय छद्म युद्ध के युग में आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में न्यू इंडिया डिबेट में आज हम जानेंगे आंतरिक सुरक्षा के महत्व को और आंतरिक सुरक्षा के भविष्य पर आज हम बात करेंगे देश के उन युवाओं से जो आने वाले समय में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की कमान संभालेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल मेरा, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या हैं? If we talk about the internal security and challenges, so the first challenge which we can put it's from the perspective of the law that the private defense is not available to any of the armed force personnels, which causes very harm to their own performance, how actively they are performing. Like we can see recently in the Delhi riots, a lot of armed personnel got injured during the riots while securing the internal while making the internal security up to the mark. ठीक है, देखिए आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मसला है। इसको हम आसान भाषा में या आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? और यदि मैं चुनौतियों की बात करूं तो उस पर आप में से और कौन जवाब दे सकते हैं जी? फॉर एग्जांपल जैसे नक्सलिज्म, माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और वेरियस ट्रैफिकिंग्स लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग, बहुत वेरियस टाइप के ट्रैफिकिंग्स और वेरियस टाइप के नक्सलिज्म्स और insurgencies are happening in India. For example, we can see that CPI movement दिन ब दिन बंगाल में, या फिर उसमें आप अगर उस चीज़ को जोड़ दीजिए कि रोहिंग्या मुस्लिम्स वहाँ इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, और वेरियस असम अकॉर्ड्स वी हैव साइंड इन 19th सेंचुरी, उसमें वेरियस चीज़ों को अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को इंटरनल सिक्योरिटी में जोड़ा जा सकता है। आप पेगासस मूवमेंट देख सकते हैं जो इस साल या पिछले साल के एंड में शुरू हुआ था, और भी वेरियस इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं, और भी वेरियस इंटरनल सिक्योरिटी थिंग्स हो सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ के हम लोग एक बार में कह सकते हैं कि ये वेरियस मेजर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है एज कम्पेयर टू वेरियस अदर कंट्रीज़ इन इंडिया। मैं इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ और थ्रेट्स भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया नक्सलवाद और वो सब। तो सिर्फ नक्सलवाद नहीं है, अभी तो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं क्योंकि जैसा जैसा इंटरनेट आम हो रहा है, आम होने के साथ साथ वो सस्ता भी हो रहा है, और इंडिया में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो लोग आसान तरीका अपनाते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाए, तो इसमें फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि साइबर क्राइम भी एक बड़ा इंटरनल थ्रेट है? मैं टोटली इस पर सबमिट करता हूँ कि दिस इज़ अ न्यू चैलेंज जो हम लोग फेस कर रहे हैं अभी। साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, IT एक्ट 66F में बोला भी गया है, इसके बाद डेफिनेशन दी गई है। अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ने कोई स्टेटमेंट दी जिसके बेस से मलेशिया और इंडोनेशिया के ग्रुप्स ने साइबर अटैक पावर ग्रिड पर हमारे गुजरात में किया। ये नए चैलेंजेस हैं, हम लोग इसके लिए कैपेबल है या नहीं? फेक न्यूज़, स्पैम, हेट स्पीच जो आजकल के इजीली वेबसाइट पे, जैसे कि बहुत सस्ता इंटरनेट हो गया है, मोबाइल पे डेटा अपना चार्ज किया, आपने बोलना शुरू कर दिया। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आके आप कुछ भी बोल सकते हो जिससे आप किसी के आंतरिक मामले, पीस और ट्रैंक्विलिटी को अगर वो कर रहे हो, परेशानियाँ कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, लड़ाइयाँ, राइट्स क्रिएट कर रहे हो, वॉलेंस क्रिएट हो रहा है, तो दैट कैन बी नीड टू बी टैकल कि उसको कैसे हम कंट्रोल करें। वन ऑफ द मेजर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का रीज़न ये चैलेंजेस फेस हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। साइबर के साथ साथ मैं एक और मुद्दा कहना चाहता हूँ कि रेडिकलाइजेशन जो है वो फ़िलहाल के मामले ही अगर हम देखें तो रेडिकलाइजेशन की वजह से बहुत सारे दंगे देश में अभी फ़िलहाल के टाइम में ही देखने को हमें मिला है। तो
इंडिया का हर एक स्टेट बड़े या छोटे पैमाने पे रेडिकलाइजेशन का शिकार हो रहा है और इस पे कोई ना कोई कड़ा कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, रेडिकलाइजेशन भी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का एक बड़ा थ्रेट है, आप मानते हैं? कितने लोग मानते हैं ऐसा है? ठीक है, उसका एक बड़ा रीज़न क्या दे सकते हैं आप? सर अगर हम देखें कि रेडिकलाइजेशन का बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक द एग्जांपल लाइक जम्मू कश्मीर, बिकॉज एट द टाइम ऑफ पीरियड जब वहाँ पे काफ़ी रेडिकलाइजेशन एक पीक पे था, उसके बाद एक जब डीप रूट जब रेडिकलाइजेशन का अंडरग्राउंड हो जाता है तो वो सिचुएशन को सोसाइटी को डिसबैलेंस कर देता है। और जब बैलेंस मतलब अनबैलेंस हो जाती है सोसाइटी तो वहाँ पे सेपरेशन डिवीजन, बिकॉज इफ यू सी द इंडिया एज अ होल वहाँ पे कल्चरल एथनिसिटी और काफ़ी रीजनल चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट उसके साथ जितनी बड़ी डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। हाल ही में हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका एक बयान ये आया है कि हमारे देश की जो सेना है वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से पूरी तरीके से लैस होगी। मेरा सवाल सीधा से ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती दे सकती है? Artificial intelligence is playing a very vital role in the internal security. Recently, we can see the technology like face detection techniques and the data storage, data banks are created by the internal security forces, enforcement agencies, and they are directly helping in identifying the repeated offenders, as well as they are identifying the offenders who are actually not playing who are not coming in front and playing a role in it, but who are sitting at the back and playing a role, a very crucial role in any of the internal disturbance. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लाइक जैसे कि हम टेक्निकल फील्ड में भी देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है कि जिससे मैन पावर कम हो जाता है। तो जैसे कि अगर हमारी जो फोर्स है, जो सैनिक है, उन लोगों को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने को मिलेगा या फिर उनको अगर उनका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो उनका काम आसान हो जाएगा। It can forecast any mechanical damages in the weapon. It can forecast any other issues like someone breaching the borders or someone trying to breach the airways of India. So artificial intelligence इस वे में इंडियन आर्मी में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंडियन आर्मी में वैसे ही मैन पावर बहुत ज़्यादा है, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो गया इस बेसिस पे तो आप डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बजट काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला जाएगा और मैन पावर काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, जो इंडिया इस टाइम पे काफ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? मतलब देखिए, आज के समय में तकनीक का सही इस्तेमाल हो, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स पर भी सवाल हो रहा है, तो कोई कहना चाहेगा इस पर? हमारा भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि हर जगह मैन पावर नहीं भेजा जा सकता है, तो एआई के थ्रू हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन भौगोलिक परिस्थितियों में जा सकते हैं जहाँ पे हालांकि मैन पावर नहीं जा सकता, और इंटरनल डिस्टर्बेंस को बहुत हद तक रोक सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिड्यूस द कैजुअलिटीज़। अगर हम लोग इफ़ यू स्पीक अबाउट समथिंग कि ड्रोन यूज़ करते हैं, यूएवी यूज़ करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम अपने सोल्जर्स को नहीं पहुँचा सकते या पहुँचाना भी चाहे रिस्की है, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ वेपन्स, इक्विपमेंट्स या कुछ आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स जो जा सकते हैं इन सिचुएशंस में जहाँ पे कैजुअलिटीज़ रिड्यूस की जा सके, इन्फॉर्मेशन ट्रैक किया जा सके, रिट्रीव की जा सके कोई इन्फॉर्मेशन, प्लस ऐसी जगह डिप्लॉयमेंट करना जहाँ पे बहुत ही एज पर द क्लाइमेट एंड वेदर इम्पॉसिबल फॉर द मैन पावर टू गो एंड रीच, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत काम करते हैं। अब रही बात मैन पावर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा के हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज स्किल्स और डेटा स्किल्स इम्प्रूव कराएगा हमारे मिलिट्रीज़ को। अभी बीच में नुपुर शर्मा का जो केस चला था तो उसमें पुलिस एक ही जगह पे केंद्रित होकर उनका ध्यान वहीं था। तो हमारे पास जैसे कि पुलिस की तादाद बहुत कम है कंपैरेटिव टू पॉपुलेशन, तो वहाँ क्या होता है कि एक तरफ ध्यान केंद्रित होने से दूसरी जगह खाली हो गई, जिससे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ी है, जिस पे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप एक्टिविटी मॉनिटरिंग बहुत ईजी से कर सकते हो, आराम से। उसमें आपको मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती, बस अगर उसे लगता है इंटेलिजेंस को कि कहीं मैलिशियस एक्टिविटी हो रही तो अलर्ट जनरेट करेगा और आपको वहीं ध्यान देना है। पुलिसिंग कंट्रोल कितना बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर सकता है इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने में? Recently, community policing is a concept which is emerging on a very on a high rate. अभी राजस्थान
में आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में डिफरेंट नेम्स से डिफरेंट लाइक प्रोग्राम्स लॉन्च करे गए हैं। जैसे किसी में मोहल्ला आपका वो पुलिस फ्रेंड, मोहल्ला मित्र, पुलिस फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी लॉन्च करा हुआ है, महाराष्ट्र पुलिस ने लॉन्च किया है, जो बेसिकली हेल्प कर रहे हैं कि कैसे जो रूट कॉज है या फिर जो ऐसी समस्याएं जो सब लोग बाहर आके नहीं बता सकते हैं, दोज मैटर्स हैव बीन रिपोर्टेड टू बैक टू द पुलिस बाय द हेल्प ऑफ दोज पीपल एज वेल एज इन द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। दीज कम्युनिटी पुलिसिंग विल हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन। देश की जो परंपरा रही है उसमें हम सभी ने ये महसूस किया था, शायद जो नए बच्चे हैं वो ना समझे, लेकिन जो पुराने हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि पहले पूरा मोहल्ला ही एक परिवार हुआ करता था, और आज का जो माहौल है सोसाइटी का, उसमें हमको पड़ोसियों से ही कोई मतलब नहीं है। और पड़ोसियाँ छोड़ दो, जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स और रिश्तेदार हैं उनसे ही कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बहुत बिजी लाइफ हो गई है। आपको लगता है कि ये इस तरीके का जो हमारा जो माहौल है उसमें पड़ोस में क्या चल रहा है कि इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं खतरे को और ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि ना संवाद है, ना संबंध है, ना संपर्क है। ऐसे में कोई भी सस्पेक्ट हमारे आसपास होकर के अपने काम को अंजाम दे सकता है और हमको खबर ही नहीं होती उसकी। आपको लगता है कि ये बदलाव है? मतलब उसके लिए तो हमें पहले जो भी मतलब हमारे आसपास रहता है तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि वो मतलब मतलब सही में वो पर्सन यहाँ के नेशनलिटी में है या नहीं है, तो फिर उसके सारे मोमेंट्स को मतलब उसे पता ना चले उस तरह से मॉनिटर किया जा सके। फिर उसके सारे मतलब उसकी जो अथॉरिटी है उसे हम चेक करें कि वो क्या काम करता है, किसके लिए यहाँ पे आया है, तो उसे हम मतलब एक आइडिया तो ले सकते हैं कि ये मतलब यहाँ रहने के मतलब कोई हमें डिस्टर्ब तो नहीं करेगा किसी तरह से। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ नक्सलवाद आज भी इतने दशकों में भी अब तक जारी है, और ये आंतरिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। इसका समाधान कैसे देखते हैं आप, एक रक्षा विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते? नक्सलवादियों में बेसिक एजुकेशन होना ज़रूरी है, मतलब एक नहीं कि टेक्निकल एजुकेशन वो सब, लेकिन उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली भारत में हो क्या रहा है, वो जो कर रहे हैं वो रॉन्ग कर रहे हैं, ये सब उन्हें पता होना चाहिए, और ये सब एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। मतलब शिक्षित करके उनको सुविधाएं दे करके हम इससे बाहर निकाल सकते हैं? उन्हें हम सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अगर हम सुविधाएं देने की बात करेंगे तो उनकी डिमांड और भी बढ़ने लगेगी। तो पहले उन्हें बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। ये बात इन्होंने बहुत सही कही। दरअसल जनजातीय इलाकों में उनको इतना नॉलेज नहीं होता, और जो नक्सली जो आका होते हैं वो उनको बरगला के इसमें वो उनको धकेलते हैं, और उसके बाद वो गलत, उनको भी ये पता नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। तो आपको लगता है कि इसको तोड़ने के लिए हर तरीके अपनाए जाने चाहिए जिससे कि हम इस समस्या से छुटकारा पा सकें? Moreover, Naxalism started from Naxalbari, as we mentioned, but from the years we have seen it has increased to 7 to 8 states, and now it has gone down drastically. Why it has gone down? So that is the main thing we should observe. Our police forces and also the political government organizations, they have done a very good job in giving development to those people. बिल्कुल सहमत करती हूँ इनकी बात से कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, और जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट एंड देयर इज़ अ रिडक्शन इन द केसेस जो नक्सलवादियों से होते थे। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर दे रही है, बिकॉज काफ़ी अंतर देखा गया है जो क्राइम्स हो रहे थे उसमें। लेकिन यही बात है कि अगर कोई स्कीम है, देयर आर सो मैनी इंटरमीडियरीज उन्हें इम्प्लीमेंट करने में, तो आई थिंक अगर इंटरमीडियरीज कम हो और प्रॉपर सर्वे मेथड हो रेगुलर पीरियड्स पे, तो हमें ये पता चल सकता है कि अगर उन्हें अभी भी अगर उन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ खामियां जो उनकी तरफ से लगती हैं, अगर वो हमें वो चीज़ बताएं और हम उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट करें, तो हो सकता है कि ये शायद किसी साल में आकर हमें 0% क्राइम्स भी मिल सकते हैं। तो देखिए, नक्सलवाद, ये बात सच है कि पहले की तुलना में कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। Sir, right now the government is tackling this situation by various other policies, like some of them which I name is soft policies, which focuses on infrastructure building, जहाँ पे roads बनते हैं, जहाँ पे hospitals, schools, ताकि वो education provide कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि hard policies, जहाँ पे बहुत मात्रा में अगर रेडिकलाइजेशन हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पे कोबराज जो
पैरा मिलिट्री फोर्सेस है उनको तैनात करते हैं ताकि सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर सके। करंट गवर्नमेंट वो मिक्स पॉलिसी पे काम कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन एज वेल एज सॉफ्ट पॉलिसीज ऑफ प्रोवाइडिंग लैंड। और बेसिकली नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ था कि जब डिफॉरेस्टेशन शुरू हुए थे बंगाल में, और जब लैंड ज़मींदारी सिस्टम थी और लैंड रिफॉर्म्स वापस आए नहीं थे इंडिया में, तो ज़मीन जब वापस छीन ली गई थी उन लोगों से, तब वहाँ पे नक्सलिज्म शुरू हुआ था। 3 मेन मूवमेंट के लीडर्स थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ये थर्ड प्रोसेस यूज़ करी इन विच हार्ड पॉलिसीज़ ऑफ कॉम्बैटिंग विद कोबरा बटालियंस एंड वेरियस अदर बटालियंस एंड सॉफ्ट पॉलिसीज़ इन विच दे आर प्रोवाइडिंग लैंड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस अदर सेक्टर्स, तो इन ये थर्ड पॉलिसी की वजह से करंट डिकेड्स में हम लोग देख रहे हैं कि नक्सलिज्म में काफ़ी ड्रॉप आ गया है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने पॉलिसीज़ का जिक्र किया, नक्सलवाद से निपटने के लिए भारत सरकार ने समाधान करके एक योजना की शुरुआत की थी, जिसका मतलब ही यही था कि उनसे हर तरीके से संवाद स्थापित किया जाए और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाई जाए कि हम कैसे नक्सलवाद को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमारे देश में नक्सलवाद का समर्थन करने वाले भी बहुत सारे संगठन हैं। ये कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नक्सलवाद का सपोर्ट करना ये बहुत ही बड़ा खतरा है आंतरिक सुरक्षा के लिए, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना कोई व्यक्ति विशेष, लेकिन बहुत सारे लोग उसके पीछे जुड़े हुए होते हैं और उनकी विचारधाराओं में मानते हैं। ठीक है, और कोई इस पे जो कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो नक्सलिज्म का समर्थन करने वाले लोग हैं उनकी स्ट्रेटेजी और ये कितना बड़ा खतरा, मतलब आप ये समझिए कि ये हमारे ही देश के होकर और ये नक्सलवाद जैसी जो गंभीर समस्या है इसको बढ़ावा देते हैं। सर देखिए, this so-called new terms has come up that it is called urban Naxal, which are those people who are academicians, professional technicians, or literate people who are supporting, have some ideologies of some parties or some group or communities or organization which are coming towards changing the perspective views of youngsters to change their mindset towards some issues which is totally against the system, which needs to be tackled. Once they used to say something, sedition laws comes in it. When sedition law comes in it, right to freedom of speech expression comes in it. How need to we need to just, there a thin line between us. What to speak, where to speak, when to speak and how to speak. That need to be bifurcated by the systems and to be understand and literate towards the people. Need to be tackled very well. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि देखिए, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और ये समझना होगा। ऐसे में कानून कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में। कुछ लॉ स्टूडेंट्स भी हमारे बीच में हैं, मैं चाहूँगा कि वो जवाब दें इसको लेकर। इसमें लीगल रिफॉर्म्स को आप देखिएगा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और वेरियस अदर एक्ट्स हैं आफ्सपा जैसे, लेकिन अगर इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स जब तक नहीं आता है, जब तक एक रोल प्ले नहीं करता है, तब तक यहाँ पे नक्सलिज्म और बाकी माओइज्म जैसी चीज़ों को प्रोटेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं और प्रिवेंट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इंडियन लॉज। अच्छा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलें, कम से कम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में से अलग रखना चाहिए? आप मानते हैं ये कितना ज़रूरी है? Even the Indian Constitution, which provides the right to freedom of speech and expression, provides the reasonable restriction in itself, and it is not the new thing. It is already present at the time of the Constitution was framing. The framers of the Constitution have this in their mind that somewhere कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस करना पड़ेगा। राइट, कुछ फ्रीडम्स अगर हम दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि क्या इंटरनल सिक्योरिटी, क्या नेशनल सिक्योरिटी, या फिर कैसे मैनेजमेंट। बिकॉज एक कंप्लीट डेमोक्रेसी जहाँ पे अगर बात करें तो वहाँ पे सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि हम राइट्स दे के छोड़ दें। एवरी राइट हैज़ अ लाइबिलिटी। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हम कम से कम उसको राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह तक ना ले जाएं, ये कितना ज़रूरी है? अगर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोले। अगर वो राष्ट्र के बारे में कुछ बोलता है तो वो राष्ट्रद्रोही हो सकता है। अभी गलत बोलता है तो अगर राष्ट्र के आर्मी के बारे में कई पार्टियों के नेताओं ने बोला था कि आर्मी झूठ बोल रही है कि पाकिस्तान में उन्होंने हमला नहीं किया था, वो एक प्रकार का आर्मी के ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह की तरह ही बोला, वो कह सकते हैं। कुछ स्पीच ऐसी होती है कि बोलने पर तो कुछ नहीं लगता, आप सुनोगे तो आपको बहुत न्यूट्रल लगेगी, बट साइकोलॉजिकली उसका इफेक्ट बहुत नेगेटिव होता है जो अंदर ही अंदर हेट डेवलप करता है। तो हम एआई को ऐसे एम्बेड कर सकते हैं स्पीच के साथ कि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो,
डिस्पाइट ऑफ बीइंग द वर्ड्स यूज्ड। और कुछ पढ़े लिखे बंदे ऐसे भी होते हैं कि जो स्पीच सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है बट उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, तो उस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। हम बात करें आंतरिक सुरक्षा की, तो कश्मीर और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो बॉर्डर एरियाज़ हैं हमारे, वो वहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रीच इंटरनल सिक्योरिटी को होता है। इनको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद द हेल्प ऑफ साइबर सिक्योरिटी, उस पर आप क्या जवाब दे सकते हैं? हमारे बॉर्डर एरिया में क्या होता है कि ज़्यादातर उनको फंडिंग मिलती है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ ज़्यादातर पुलिस वो सब वो रहते हैं, इसलिए वो डरे से रहते हैं। सो उनके लिए हमको फंडिंग रोकना चाहिए। फंडिंग रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, एआई का यूज़ करना चाहिए। खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में हमें वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है ये देखना होगा कि वहाँ की डाइवर्सिटी बहुत वर्सेटाइल है। उस डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी नेशनल सिक्योरिटी लॉज हैं उनको अमेंडमेंट के साथ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि हमें पता है कि हमारी सब उंगलियाँ एक साथ समान नहीं है। तो उसी तरह हर जगह को उसके अकॉर्डिंग वहाँ के नए कानून को संशोधन ला के वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करते हैं या क्रॉस फायरिंग करते हैं, इन सब में सबसे मेन थिंग है यहाँ से सप्लाईज जो होती हैं, सप्लाईज प्लेज अ वाइटल रोल। जो वहाँ के जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पे सप्लाई जब उनको सब मिल जाएगा तो इन दैट केस उनको इजी रहता है। हमने देखा है पुलवामा में, हमने देखा है काफ़ी पंजाब रीजन में ऑल्सो, तो एक फ्री इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। हम जब भी बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा लैंड की बात करते हैं, बट जितना खतरा हमें लैंड से है उससे ज़्यादा खतरा हमें पानी से है, क्योंकि हमारा 2/3 जो एरिया है वो इंडियन ओशन। जब हम बात करते हैं तो इंडियन ओशन की आप जब बात करते हैं तो आप जब देखते हैं सागरमाला सागर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्कस किया है काफ़ी बार, तो हम जब देखते हैं तो उसमें इंडो पैसिफिक की बात होती है, एशिया पैसिफिक की पहली बात होती थी। अब जब वो फोकस शिफ्ट हुआ है तो इंटरनेशनल डोमेन में जब आप देखेंगे तो वो इंडो पैसिफिक हुआ है। तो हमें ये ध्यान देने की हमेशा ज़रूरत है कि जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, तो कोस्टल सिक्योरिटी को भी उसमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा आपने ये विषय यहाँ पर उठाया है, लेकिन इन सब के साथ साथ में एक बहुत बड़ा कारण ये भी है आतंकवाद के बढ़ने का, कि आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली फंडिंग। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आतंकवाद की जो समस्या है उसको जड़ से यदि मिटाना है तो आतंकियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर भी ध्यान देना होगा और इस पर पूरी तरीके से रोक लगानी होगी। ये कितना ज़रूरी आप मानते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंडिंग के अराउंड में, कि जितनी जल्दी हम फंडिंग उसमें रोकेंगे उतना जल्दी हम आगे का फर्दर रोक सकते हैं। बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी जनरल पब्लिक होती है जो पार्ट बन जाती है टेरर अटैक्स का, जिनका कोई रिलेशन नहीं होता है, उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग सम मनी और सम मॉनेटरी बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ दैट एक्ट। देयर वाज अ इंटरव्यू विच वाज प्लेड ओवर इट। उसके अंदर एक बच्चा था 10-12 साल का जम्मू कश्मीर में, उससे पूछा गया था एंड उसने साफ साफ बोला था कि 500 रुपये हर पत्थर उछालने पे मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम पीछे की फंडिंग रोक देते हैं, इट विल be a very big step in order to secure the internal management as well as the border security. इसके अलावा जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आबादी के लिहाज से हम आने वाले समय में चीन को भी पीछे छोड़ देंगे और भारत में अवैध घुसपैठिए और शरणार्थियों का जो संकट है वो भी बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए। इस पर मैं चाहूँगा कोई अपनी बात रखे। फिलहाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीए का जिक्र किया था कि सीए अमेंड करेंगे और वो काफ़ी हद तक बहुत ही सही मायने पे सीए लाया गया था, लेकिन कुछ लोगों के वजह से, रेडिकलाइज लोगों की वजह से और उनको पूरा नॉलेज ना होने की वजह से उन लोगों ने विरोध किया सीए का, और वो लोग खुद अपने प्रदेश में या किसी राज्य में इसका शिकार हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि कुछ राजनीतिक संगठन वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा के साथ, देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। क्या कहेंगे? इसका एक तरह से सॉल्यूशन ले सकते हैं कि कोई भी अगर बाहर की कंट्री से आए, हम उसके उनका डेटा वो सब कुछ जानकारी रखें, रिकॉर्ड चेक करें और बाद में उसको अंदर आने दें, सारी डिटेल्स चेक करें, जैसे कि और ये सब आधार कार्ड डिटेल्स या पासपोर्ट वीज़ा वो सब कुछ, और उनकी थोड़ी पास्ट फ्यूचर की जानकारी कि वो क्या करते हैं वो सब कुछ, और अगर ऐसा कुछ लगे तो उन पर मॉनिटरिंग करें। आज की इस डिबेट का मेरा आखिरी सवाल आप सभी से, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जैसे
संस्थान कैसे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने में सहायक बन सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे RRU में बहुत सारे डिपार्टमेंट है और सारे डिपार्टमेंट जो है वो एक स्पेशलाइज फील्ड के लिए है। जैसे कि सेटैक्स है जो वो IT के लिए है, मतलब उसमें हम सब कुछ टेक्निकल सीखते हैं IT के जो बच्चे हैं। फिर ये जो सिस्पा है तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड जो सब कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और यहाँ पे लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है, तो फॉरेंसिक्स है। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश के लिए कि अगर स्टूडेंट्स के पास उनका कोई एक यूनिक आइडिया है तो अगर गवर्नमेंट यहाँ के स्टूडेंट्स को उनके आइडियाज़ को सपोर्ट दे तो यहाँ के स्टूडेंट्स सब मिलकर एक ऐसी मतलब सिस्टम या फिर कुछ बना सकते हैं जिससे कि हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का कोर्सेज है जो बैचलर से ही प्रोवाइड किया जाता है, तो सीधा गवर्नमेंट रिक्रूट कर सकती है बैचलर्स को, ना कि उन्हें मास्टर्स के लिए 2 साल का वेट करना पड़ेगा, जिससे जो गैप है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स में वो रिड्यूस हो जाए। हमारी कॉलेज ने कई इंटरनल सिक्योरिटी के साथ MOU भी किया है, ड्रोन मॉनिटरिंग वो सब भी हमारे मतलब यहाँ सिखाया जाता है और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। Sir, not only for students but then for even for the officials, CBI officials and police also come here and take training and go. So in that way also university plays a major role in teaching the other officials. There should be always an interconnection between all these schools which are there here, whether it is for policing, forensic, law, so that everyone can get together and make a proper solution to develop the internal security, whatever risks are there to prevent that. सर आई थिंक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है वो 4 डायमेंशनल अप्रोच अडॉप्ट करता है, जिसके अंदर हम टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन और एजुकेशन की 4 चीज़ों को अप्रोच द्वारा हम लोग सभी को एक वो पब्लिक अवेयरनेस फैलाते हैं। सर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जो मेन विजन और मिशन है वो इंटरनल सिक्योरिटी को सस्टेनेबल बनाना है, तो वो चाहे टेक्निकली हो, चाहे फिर वो पुलिस की मदद से हो, चाहे वो लॉ की मदद से हो, पर जो मेन विजन है वो उनको इंटरनल सिक्योरिटी को सस्टेनेबल करना। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो टेक्नोलॉजी मतलब जितनी यूज़फुल है, जितना स्मार्ट है, उतना हमारे देश के लिए नुकसानदायक भी है। तो सबसे पहले जो हम फ्रंट डोर की बात करें, लेकिन बैक डोर की कोई बात नहीं करता कितना हार्मफुल है। अगर हमने लगा दिया कोई हैकिंग की वजह से उसको कितना नुकसानदायक पहुंचा सकता है। तो सब आजकल ईजी वे चुन रहे पैसे कमाने का, तो उसकी वजह से जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो एज अ पार्ट यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वजह से वो जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को यदि केंद्र में रखकर कोई भी काम करेंगे तो किसी न किसी तरीके से हम राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। भारत के जो संविधान है हमारा, उस संविधान में हमें यदि अधिकार दिए हैं तो अधिकार से पहले कर्तव्य भी आते हैं और उन कर्तव्यों का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। और इन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के जो सभी छात्र हैं निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की युवा प्रतिभा है वो देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित रखने में सक्षम है। इसी उम्मीद के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। संसद टीवी के आप सभी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।